हेलो स्टूडेंट्स, 1975 के आपातकाल के संदर्भ में जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि किन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, किस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पूरे संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार कर और आपातकाल की प्रक्रिया को उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल किया। इस दौरान हमने देखा कि आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या तर्क दिए गए और इस संदर्भ में कौन सी घटनाएं घटित हुई। अब आगे हम देखेंगे कि आपातकाल के बाद की राजनीतिक स्थिति क्या रही। आपातकाल के दौरान तमाम विरोधी दलों द्वारा जो एकता दिखाई गई, क्या वो आपातकाल के दौरान बनी थी? तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि देश में संकट काल की उद्घोषणा के पूर्व ही विरोधी दलों में कांग्रेस के बढ़ते प्रभुत्व के चलते दहशत व्याप्त हो गया था। चूँकि 1971 और उसके बाद के आम चुनावों में विपक्ष का प्रभाव 1967 के आम चुनाव की तरह नहीं था, इसलिए देश के तमाम विपक्षी दलों के सामने उनके अस्तित्व का प्रश्न था। इसलिए कांग्रेस को अपदस्थ करने के उद्देश्य से ही विरोधी दलों ने गठजोड़ की प्रक्रिया आरंभ की। इस दौरान कई राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। जैसे 1974 में 7 विरोधी दलों ने मिलकर भारतीय लोकदल का निर्माण किया और बाकी तमाम विरोधी दलों ने मिलकर 1 मई 1977 को जनता पार्टी बनाई, जिसकी आगे चल के चुनाव में जीत भी हुई। जैसा कि हम देख चुके हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा के आगे संवैधानिक व्यवस्था को ही झुकाने का प्रयास किया। इसका परिणाम भी देखा गया कि किस प्रकार कांग्रेस पूरी तरह से पराजित हुई। अब हम देखेंगे किस प्रकार कुछ ही दिनों में देश में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और पुनः संवैधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग का प्रश्न खड़ा हुआ। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इंदिरा विरुद्ध अभियान में अप्रत्याशित सफलता मिली। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। परंतु प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच अप्रत्यक्ष रूप से रस्साकसी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे ये विवाद खुलकर सामने आने लगा। आपातकालीन ज्यादतियों की जांच के लिए जनता सरकार द्वारा शाह आयोग का गठन किया गया, परंतु चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई पर यह आरोप लगाया कि वे श्रीमती गांधी को शीघ्र दंडित नहीं कर रहे हैं। विवाद इतना बढ़ा कि मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह और परिवार कल्याण मंत्री राजनारायण को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। पुनः 1978 के दिसंबर में चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया, परंतु चरण सिंह फिर से गृह मंत्रालय की मांग कर रहे थे। मोरारजी देसाई ने उन्हें गृह मंत्रालय देने से इनकार कर दिया और विवाद बना रहा। 23 जून 1979 को राजनारायण ने जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और धीरे धीरे चौधरी चरण सिंह और राजनारायण के समर्थक पार्टी से अलग होने लगे। 11 जुलाई 1979 को 45 सांसदों के साथ चौधरी चरण सिंह और राजनारायण द्वारा जनता एस नामक अलग पार्टी बना ली गई। देसाई सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूरी मंत्रिमंडल भंग हो गई और केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना तलाशने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 16 जुलाई 1979 को तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया गया। 18 जुलाई 1979 को राष्ट्रपति ने लोकसभा के विरोधी दल के नेता वाई.बी. चौहान को सरकार बनाने के संकेत दिए, परंतु वाई.बी. चौहान ने सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ एक संवैधानिक प्रश्न उठा कि क्या राष्ट्रपति को विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अधिकार था, विशेषकर उस स्थिति में जब लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में जनता पार्टी विद्यमान थी। परंतु बहुत से विचारकों का मानना था कि राष्ट्रपति को पुनः
जनता पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था। परंतु बहुत से विचारकों का ये भी कहना था कि राष्ट्रपति ने विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर संसदीय परंपरा का ही पालन किया है, क्योंकि वाई चौहान विरोधी दल के नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चूंकि सरकार के पास नंबर नहीं थे, इसलिए वाई चौहान को आमंत्रित करना सही है। इस संदर्भ में विशेषज्ञों के अपने अपने विचार हैं। वाई चौहान द्वारा सरकार बनाना अस्वीकार करने के बाद राजनीतिक संकट और गहरा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री पद को लेकर मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह में रस्साकसी और तेज हो गई। राष्ट्रपति ने दोनों से अपने अपने समर्थकों की सूची मांगी। इस बीच इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह के बीच गठजोड़ हो गया और चौधरी चरण सिंह ने 262 समर्थकों की सूची राष्ट्रपति को दी, जबकि मोरारजी देसाई के पास सिर्फ 236 समर्थक ही थे। 26 जुलाई 1979 को राष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और अगस्त के तीसरे सप्ताह तक बहुमत साबित करने को कहा। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 20 अगस्त 1979 को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना तय हुआ। उसी रोज मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी परिचय होने वाला था, परंतु बड़े ही नाटकीय अंदाज में इंदिरा गांधी ने इन मौके पर अपना समर्थन वापस ले लिया। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, प्रधानमंत्री को छोड़कर अधिकांश सदस्य उपस्थित थे। 10:45 पर चौधरी चरण सिंह ने अपना और अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र सौंप दिया। राष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वीकार किया और अगले आदेश तक कामकाज संभालने का आग्रह किया। चौधरी चरण सिंह ने त्यागपत्र देने के साथ साथ लोकसभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव की सिफारिश भी कर दी। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सदन में अपना विश्वास हासिल नहीं कर पाया हो, उनके द्वारा इस तरह का निर्णय एक बहुत बड़ा कदम था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक कामचलाऊ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है, इतना बड़ा निर्णय ले सकता है? इस संदर्भ में विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। एक कामचलाऊ प्रधानमंत्री जिसने अपने को अल्पमत में पाकर पद त्याग कर दिया हो और राष्ट्रपति ने उससे यह निवेदन किया हो कि किसी अस्थायी व्यवस्था को बनने तक वे अपने पद पर बने रहें, मध्यावधि चुनाव के लिए लोकसभा को भंग करना कहाँ तक जायज़ है? इस प्रश्न के उत्तर में ये कहा जा सकता है कि हाँ, प्रधानमंत्री इस तरह का निर्णय ले सकता है, क्योंकि संविधान में कहीं भी कामचलाऊ सरकार की चर्चा नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव करवा सकता है। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व सचिव एम.एन. कौल का भी यही विचार है और उनके अनुसार कामचलाऊ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी लोकसभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते थे, क्योंकि उनके अनुसार भारतीय संविधान में कहीं भी कामचलाऊ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अर्थात कामचलाऊ प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेता है, उसे प्रधानमंत्री के तमाम अधिकारों के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बी.एन. तारकुंडे, जो कि बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि कोई दल अथवा दल समूह स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो वे संसद को भंग कर मध्यावधि चुनाव करवा सकते हैं। कामचलाऊ सरकार के संबंध में उन्होंने कहा कि कामचलाऊ सरकार राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव करवाने की सलाह दे सकता है। संविधान की 25वीं धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है और 74वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने को बाध्य है। तारकुंडे ने भी यही कहा है कि नीति संबंधी निर्णय लेने में कामचलाऊ सरकार के अधिकार सीमित हो जाते हैं। यह सरकार ऐसे निर्णय नहीं ले सकती जिससे मतदाता उनके दल के पक्ष में प्रभावित हो, परंतु
काम चलाऊं प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह का निर्णय ले सकता है। 20 अगस्त 1979 को प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने वाले थे। उसी रोज वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी लोकसभा में परिचय कराने वाले थे, परंतु यह सर्वविदित थी कि चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के सहयोग से ही प्रधानमंत्री बने थे और 20 अगस्त 1979 के बाद पुनः प्रधानमंत्री पद पर बने रहना इंदिरा कांग्रेस के समर्थन पर ही निर्भर था। यह बात भी सर्वविदित है कि इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह का समर्थन जनता पार्टी को तोड़ने के लिए ही किया था, हमेशा के लिए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद पर बनाए रखने के लिए नहीं। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने उनको बधाई देते हुए कहा था कि उनका उद्देश्य अब पूरा हो गया है। अतएव इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को सशर्त समर्थन देने का आश्वासन दिया था और कहा था कि चरण सिंह मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने वाले मंत्रियों की सूची को वे अनुमोदित करेंगी। इंदिरा गांधी की शर्तें इतनी कड़वी थीं कि चौधरी चरण सिंह पचा नहीं सकते थे और यदि वे उनकी शर्तों को स्वीकार कर लेते तो उनकी रही सही प्रतिष्ठा और भावी राजनीतिक जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। अतएव सत्तारूढ़ होते ही इंदिरा कांग्रेस के प्रति चौधरी चरण सिंह का रवैया बदल गया और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे अनेक लोगों को शामिल किया जिन्हें इंदिरा कांग्रेस सख्त नापसंद करती थी। उनका एक कारण यह था कि चौधरी चरण सिंह को विश्वास था कि ज्यों ही उनकी सरकार बनेगी त्यों ही जनता पार्टी के सांसदों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकर उनमें मिल जाएगा और तब उन्हें इंदिरा कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब जनता पार्टी में फूट नहीं हुई तब भी चौधरी चरण सिंह और उनके समर्थकों के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वे समझते रहे कि अन्ना द्रमुक, अकाली दल और मार्क्सवादियों के सहयोग से वे इंदिरा कांग्रेस के बिना भी अपना काम मजे से चला लेंगे। यही कारण था कि इंदिरा कांग्रेस द्वारा बार बार नाराजगी व्यक्त किए जाने के बावजूद चौधरी चरण सिंह इस बात को अनसुना करते रहे और अंत में इन मौके पर इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जो निर्णय लिया, नैतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वो निर्णय सही नहीं था, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री इस तरह का निर्णय ले सकता है, इसलिए ये निर्णय गलत नहीं था। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 22 अगस्त 1979 को चौधरी चरण सिंह की लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और उनसे निवेदन किया गया कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है वे एक काम चलाऊ प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। इस दौरान मध्यावधि चुनाव हुआ और पुनः इंदिरा कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में वापस आ गई। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।